अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी अगर देखा जाए तो उस पर मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस भी हैं और कुछ तनकीद के निश्तर भी चलाए जा रहे हैं। इसमें क्या बातें दुरुस्त हैं क्या नहीं ये तो वो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक तनकीद जो तहरीक इंसाफ पर की जा रही वो ये कि इतनी बड़ी तादाद में नेशनल असम्बली में मौजूद होने के बावजूद तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम में अपोजिशन का वो किरदार अदा ना कर सकी या वो सियासत ना कर सकी जो कि इतनी ज़्यादा नशिस्तों के बाद किया जा सकता था। दूसरी जानिब खुद विद इन द पार्टी अगर आप देखें तो उन लोगों को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं जिनके हवाले से कभी भी तहरीक इंसाफ ये नहीं कह सकती थी कि उन पर अदम एतमाद है। आखिर इसकी वजह क्या है? तीसरी जानिब आपने ये देखा कि जैसे ही बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की बहनों को रिहा किया गया तो तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ामात आयद किए जाने लगे, जिसको खैर राना सनाउल्लाह साहब ने भी अक्सर मुस्तरद किया है कि ये रिहाइयाँ किसी डील के नतीजे में हुई हैं। और अब सबसे बड़ा जो आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि जो पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि वफाकी वज़रा भी रह चुके हैं वो तमाम तर मौजूदा क़यादत पर तनकीद भी कर रहे हैं। और इस वक्त इमरान खान साहब की जेल में जिस किस्म के सलूक का जिक्र किया जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से या उनकी सेहत का जिक्र किया जाता है, उसके हवाले से जो पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल चौधरी साहब की जानिब से दायर की गई वो अब बताया जा रहा है कि वो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो उनकी जानिब से नहीं बल्कि उनके कहने पर नहीं की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात एक नई पिटिशन फाइल करेगा जो कि कल यानी पीर के रोज़ की जाएगी। ये तमाम मामलात पर बात करते हैं। इन फोकस हैं शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस शेख साहब। शेख साहब पहले ज़रा पार्टी के मामलात पर मैं बात करना चाहूँगी कि इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, बड़ी मुश्किल से होती है 26वीं आईनी तरमीम के दौरान, और फिर उसके बाद आप लोग उस वक्त जिक्र ज़रूर करते हैं कि उनको किस तरह से रखा गया और बात पूरी नहीं हो सकी। लेकिन फैसल चौधरी साहब जब मिलकर आते हैं और अब वो जो बयान कर रहे हैं जिस पर उन्होंने पिटिशन भी फाइल कर दी है तो कहा जा रहा है कि वो बैरिस्टर गौहर के कहने पर नहीं की गई और आप लोग कोई फ्रेश पिटिशन जो है वो उनके हालात और जिस तरह से जेल में उनको रखा गया है या जो सलूक है उस पर कल फाइल की जाएगी। सो ये मामलात हैं क्या फैसल चौधरी साहब खुद से कर रहे हैं ये सब कुछ? देखिए जी, पहली बात तो ये मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में और तहरीक इंसाफ में और इवन अदालतों में बहुत से ऐसे और अहम इश्यूज हैं कि जिनके सामने इस वक्त इस बहस में पड़ना कि कौन सा वकील जो है उसको लीगल टीम ने जिम्मेदारी दी है या नहीं दी है, मेरे ख्याल में ये बेमानी बातें हैं और इसमें टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा कोई नहीं है। जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, इनको इमरान खान साहब ने सेक्रेटरी जनरल बनने से पहले अपनी लीगल टीम का हेड बनाया था हामिद खान साहब को रिप्लेस करके। राइट। अब लीगल टीम के हेड की डिस्क्रेशन और उनकी मर्जी है कि वो जिस वकील को मुनासिब समझते हैं केस की नौयत के हवाले से वो उसको चुन सकते हैं। और ऑब्वियसली सलमान अकरम राजा साहब जो है वो खुद निहायत ही प्रोफेशनल सीनियर काउंसिल हैं पाकिस्तान की। खुदा न खास्ता फैसल चौधरी साहब से वो नहीं है, वो हमारे भाई हैं, उनके साथ कोई किसी की मुखालफत है न दुश्मनी है, बट अगर लीगल टीम का हेड एक फैसला करता है तो उसको मान लेना चाहिए, ना कि उसके ऊपर जो है हमें बैठ के कोई बहस करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आप टाइम ज़ाया ना करें। लीगल टीम के हेड की डिस्क्रेशन थी और वही जनरल सेक्रेटरी है और जनरल सेक्रेटरी भी उनको इमरान खान साहब ने खुद अपनी पसंद से जो है अपनी मर्जी से बनाया है। ठीक, तो इस मामले की तय में जाके असल इश्यूज या नॉन इशू को डिस्कस करके असल इशू से डाइवर्ट होना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो शेख साहब लेकिन बात यह है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ पर बड़ी तनकीद आपने सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे और पुराने तहरीक इंसाफ के जो आप लोगों के साथी रहे हैं, जो वफाकी वज़रा रह चुके हैं जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो सब कुछ इस वक्त वो सब लोग इंक्लूडिंग इमरान इस्माइल साहब हों, अली जैदी हों, फवाद चौधरी साहब हों, वो आपका नाम लेकर, सलमान अकरम राजा साहब का नाम लेकर और फिर उमूमी तौर पर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के ऊपर इस वक्त सवाल उठा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, सवाल उठाने का हक तो उन लोगों को होगा ना जिन्होंने इमरान खान के
7-9 मई के बाद खड़े होकर कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने 9 मई पे इमरान खान साहब को छोड़ दिया, और अपनी मर्जी से छोड़ा, ये अपनी डिस्क्रेशन है, कि मैं कोई उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, और वो अपनी मर्जी से पार्टियां छोड़ के चले गए। मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी के इंटरनल मैटर्स के ऊपर किसी को जो है वो इस तरह बात करने का हक है। अगर मेरी अपनी पार्टी का कोई आदमी ये हक बात करे तो ठीक है, उस पर हम उसको जवाब दे भी है। मगर जो लोग औखा वक्त देख के खान को छोड़ गए, अब वो ऐसी गुफ्तगू करे, उनका एहतराम है सबका, उसका मैं जवाब इसलिए भी नहीं देना चाहता हूँ। देखें, कुछ लोग होते हैं जिनको अटेंशन चाहिए, जिनको इशू चाहिए कि जी आप, मैंने ट्वीट की, तुम जवाब दो, फिर तुमने जवाब दिया, फिर उसने जो ट्वीट की, फिर मैं ये ट्वीट पार्टी में कोई भी नहीं खेलना चाहता। हमारे पास और बड़े अहम इश्यूज हैं। एक वकील का डिप्यूट होना ना होना, लगाना ना लगाना, ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। जो सेक्रेटरी जनरल ने मुनासिब समझा वो किया है। अगर किसी के पास बहुत फालतू टाइम है और कोई बयान देना चाहते हैं, तनकीद करना चाहते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह है। और जो आपने कहा कि बड़ी तनकीद हो रही है, बड़ी तनकीद होने का ये मतलब नहीं होता कि वो तनकीद जायज है। So it doesn't matter. नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि वो तनकीद जायज है, हम तो जाहिर है आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से ज़रूर जानना चाहूँगी, वो तो आपकी पार्टी का हिस्सा, तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन के साहबजादे, उनको शो कॉज इशू जब होता है और फिर कल वो भी ट्वीट करते हैं और वो भी ये कहते हैं कि डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर से वो इस्तीफ़ा देते हैं ताकि एक शफाफ इंक्वायरी हो सके। लेकिन ऑफ कोर्स इसके जो सिग्नल हैं या जो ऑप्टिक्स हैं शेख साहब, वो बड़े अजीब जाते हैं। आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम के पास होने से पहले आपने मेरे ही प्रोग्राम में ये कहा था कि हमारे 2 सेनेटर्स, और पहली बार मैं रिकॉर्ड पर नाम ले रहा हूँ, सेनेटर ज़रका तैमूर साहिबा और सेनेटर फैसल सलीम, ये दोनों को गायब कर दिया गया है। बाद में पता चलता है कि शो कॉज भी उनको इशू कर दिया है। किसी किस्म का कोई अदम एतमाद है इन लोगों पर? देखें जी, अदम एतमाद उन पे था तो उनका बाद में नाम लिया ना जी। गायब तो हमने इसलिए कि वो जो स्टोरीज हमें सुनाई जा रही थी वो ऐसे ही थी। उसके बाद जो बाकी शवाहिद आए हैं 2 सेनेटर्स के हवाले से, वो उसके बरक्स है। तो हमने क्योंकि एक बात एक प्रोग्राम में कर दी, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हतमी होगी। अगर उसके बाद उसमें कोई ऐसे ठोस शवाहिद आ जाते हैं तो पार्टी की कोई इख्तियार है कि वो उनको दे सकती है शो कॉज, तो पार्टी ने उन दोनों को दे दिया। बाकी रह गए 4 MNAs की बात, तो उनके ऊपर उस शो कॉज में बड़ा वाज़ेह दर्ज है कि आपको पार्टी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी एक सच सेफ डेजिग्नेशन की, कि आप वहाँ पे डेजिग्नेटेड लोगों की सुपरविजन के अंदर वहाँ पे रहेंगे। इन लोगों ने बात नहीं मानी, डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की, वहाँ से चले गए, राब्ता मुनक़ते कर दिया। तो उसके ऊपर पार्टी के पास ऐसी चीजें मौजूद हैं और सस्पेशन है। देखें ना, अगर सस्पेशन ना होती और अगर हम इनको मौका ना देना चाहते तो फिर तो पार्टी इनको पार्टी से निकाल सकती थी। मगर क्योंकि इन्होंने वोट नहीं डाला पार्टी के खिलाफ और दे ऑल हैव देयर रीजंस, तो वो जो शो कॉज नोटिस है वो उनको 7 दिन देता है अपनी सफाई में बात कहने का। तो मैं ये समझता हूं कि इससे बेहतर बात क्या है कि जब पूरे मुल्क में करोड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये गुस्सा है और लीडरशिप के पास कुछ शवाहिद मौजूद है, तो आप शो कॉज का जवाब दे देंगे। तो पार्टीज में एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं जिसपे किसी को एतराज हो। जैसे आपने ज़ैन कुरैशी साहब का कहा कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है डिप्टी पार्लिमानी लीडर से, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी रवायत है। यूजुअली ऐसे ही होता है और उन्होंने ये किया है और वो कह रहे हैं कि उनका रेजिग्नेशन आया, जो कि अभी तक हमारे तक पहुंचा तो नहीं है, मगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल हम उनकी बात मानते हैं और मैं समझता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया। वो अपनी शो कॉज का जवाब दे देंगे तो पार्टी की क़यादत फैसला कर लेगी जी, और फिर हम आपसे शेयर कर लेंगे। इसमें क्या इशू है? इतनी खबरें, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आजकल चल रहा है। खैर, हम संजानी वाक़े पे आना चाहूंगी शेख साहब। संजानी वाक़या जो हुआ, जी, अगर आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहें कर लीजिए, फिर वील मूव टू दिस। नहीं, प्लीज कैरी ऑन। संजानी वाक़े पे आपने देखा था, अल्लाह तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बड़े वसूख से कहा कि ये जो 20 हमला आवर थे ये आपकी जमात के थे और इसको हुकूमत बड़ा संजीदा ले रही है। और उन्होंने 9 मई से भी उनको तशबीह भी दी और ये कहा कि एक्शन तो होगा। तो ये संजानी वाक़े पर अब हुकूमत आप लोगों के साथ क्या करने को है? तारड़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है वो बिल्कुल झूठ का पलंदा है
और आई डोंट नो अब इन लोगों को बेचारों को क्यों ये आदत हो गई है कि मंसूबे बन जाते हैं, फिर उन पे अमल होता है और फिर वो बेनकाब हो जाते हैं और फिर ये बेचारे ऐसे कि सियानी बिल्ली की तरह जो है ना ये बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि एक संज्ञानी एफआईआर के अंदर जो है उनको जज ने डिस्चार्ज कर दिया, सब के सब लोगों। पुलिस ने फौरी सेक्रेटेरिएट थाने की एफआईआर के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली और गिरफ्तारी डाल के उनको साथ लेके अटक जेल की तरफ जा रहे थे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई आदमी जेल से अदालत में पेश होता है तो उसके वकला, उसकी फैमिली के लोग साथ लेके आते हैं। जब हम अदालत में जाते हैं, जब हम भी जेल में से और पकड़े गए थे और जब हम पेश होते थे तो हमारी सारी फैमिली, बच्चे, भाई सब आए होते थे। वकील वही लेके आते हैं ना, हम जेल के अंदर से तो कोई वकील नहीं लेके आ सकते। हमारे बार जो अजीज अकारिब होते हैं वही सारा बंदोबस्त करते हैं जी। जिस तरीके से उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके अटक ले जाया गया गाड़ियों में भर के, तो उनकी फैमिलीज के लोग भी वो गाड़ियां उनके साथ साथ, और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। ओके। ये तारड़ साहब अभी शायद जेल नहीं ना गए, जब कभी जेल जाने का इनको मौका मिलेगा तो इन्हें पता लग जाएगा कि कैसे बच्चे बेटे जो हैं वो बेचारे जेल के गेट तक आपके साथ आते हैं। अब ये गाड़ी जाती है अटक की तरफ और फैसल टाउन के पास से गाड़ी मुड़ के वापस आती है, तीनों गाड़ियां। मुझे ये बताया जाए कि अटक जाते हुए फैसल मोड़ से गाड़ियां, फैसल टाउन से गाड़ियां मोड़ के वापस आप 26 नंबर पे किस लिए लेके आते हैं? मैं आपको बताता हूं। इसलिए लेके आते हैं गाड़ियां मोड़ के क्योंकि वो जो बंदे बैठे हुए हैं वो आपने बैठाए हुए हैं। क्योंकि कौन सी अक्लमंद प्रिजन वैन्स होंगी जो जेल जाते जाते फिर वापस मुड़ के उस पॉइंट के ऊपर आएंगी जहां पे पत्थर और डंडों वाले बंदे बैठे हुए। ये उन्होंने एक ड्रामा स्टेज करना था, हमने टाइमली उसको एक्सपोज किया। हमारे लोगों की हिम्मत है कि उन्होंने वहां से भागने से इनकार कर दिया और एसएचओ ने खुद शीशा तोड़ा, पथराव इन्होंने खुद कराया। मेरी आप बात मुझे एक बताएं, उसमें हमारा एक मिनिस्टर, 2 एमपीए, सरकारी मुलाजिम और वर्कर्स शामिल थे। इनमें से कौन सा था जिसको सजाए मौत हुई थी और जिसको डर था कि वो मर ना जाए, फांसी ना लग जाए, कि उसने दौड़ जाना है? वो कौन सा था जिसको 100 साल की सजा होने वाली थी या हो चुकी थी जिसने वहां से दौड़ जाना है? वो कौन सा था जो इसी केस में पहली दफा अदालत में पेश हो रहा था, उससे पहले नहीं हुआ था, उसने दौड़ जाना है? ये नोन लोग थे, एमपीए थे, लाखों वोट लिए हुए थे, कैबिनेट, सूबे की कैबिनेट का मिनिस्टर उसके अंदर शामिल था। वो भागने वाले थे, उन्होंने भाग के कहां जाना था? आपने, हुकूमत ने तमाशा बनाया हुआ है, मजाक बनाया हुआ है, लोगों को पागल समझते हैं, लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। ये छोटे टका मार किस्म के ड्रामे करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? वो तो टाइमली जो है हमने उसको वो किया और मीडिया ने उसको उठा लिया, वरना तो इन्होंने वहां से हमारे बंदे गायब करने थे और गायब करने के बाद पर्चे देने थे कि जनाब इन्होंने छुड़ा लिए और फरार करवा लिए। और ये तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड था जो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा गया और ये ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच शेख वकास साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आते ही कुछ स्टेप्स लिए हैं, ज़रा उस पर बात करेंगे, किस किस्म का मैसेज जाता है। वेलकम बैक। ऑनरेबल चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब ने आते ही कुछ बड़े कदम उठाए और गुज़िश्ता रोज़ ये हलफ बर्दारी के फ़ौरन बाद ही इनकी अनाउंसमेंट की गई। इस पर बात करते हैं। एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फैसल सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसल साहब, पहले तो बात कर लेते हैं उस जजेस कमेटी की जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को उन्होंने शामिल किया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो अमेंडमेंट हुई थी जिसके तहत पहले उनको हटाया गया था साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से, उसके बाद उनका दोबारा शामिल होना, आपको लगता है कि हुकूमत या मैं कहूँ फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये एक बड़ा सरप्राइज और शायद उनके लिए प्रॉब्लमैटिक भी है? देखिए, लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग तो ये कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अंडर द ओरिजिनल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो कमेटी का पार्ट थे। तो अगर वो आज के हवाले से आप देखें तो ये तीनों ही जजेस हैं। अब उसमें जो एक अमेंडिंग ऑर्डिनेंस आया जिसके बाद काजी साहब ने मुनीब अख्तर साहब को हटा के जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज हैं अमीनुद्दीन साहब उनको ले आए, तो उस वक्त काजी साहब के पास ये भी ऑप्शन था
کہ وہ منیب صاحب کو مینٹین رکھتے، کیونکہ وہ تیسرا جج ان کے ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا تھا امینڈنگ آرڈر۔ تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں کی ہے، انہوں نے ایک جو ان کے پاس ڈسکریشن ہے وہ ایکسرسائز کیا ہے، اور اوریجنل کمیٹی جو ہے وہ ریسٹور کر دی ہے، اور اس کی دیکھیے ایک فنکشنل ریزن ہے اوکے، اور ایک میسیجنگ ہے۔ فنکشنل ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سینئر پیونی جج تھے، جو سیکنڈ ممبر تھے کمیٹی کے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نہیں بیٹھوں گا اس کمیٹی میں انٹل کہ فل کورٹ جو ہے اس کو ایگزامن نہ کرے یا اوریجنل کمیٹی ریسٹور نہ ہو۔ رائٹ، تو اگر آپ چاہتے تھے کہ آپ کے سینئر پیونی جج واپس آئے تو آپ کو ان دونوں میں سے ایک کام کرنا تھا، تو یہ تھا کہ ایک فنکشنل ریزن تھی۔ اس کی میسیجنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں، انہوں نے کلیئر میسج دے دیا ہے حکومت کو کہ جی جو فارمر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے کہ وہ اپنے ججز میں ڈویژن پیدا کر رہے تھے، the current chief justice of Pakistan is not willing to do that. He will take along all his judges, especially his senior most judge. صحیح صحیح۔ اور جو دیگر تین جو اناؤنسمنٹس آئیں، اور وہ بھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی میٹنگ جو ہے 8 نومبر کو بلائی گئی ہے۔ اسی طرح آنریبل چیف جسٹس نے ایڈمنسٹریٹو ججز جو کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے ہیں، ان کی پروگریس رپورٹ جو ہے وہ 7 نومبر کو طلب کر لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ 28 اکتوبر کو جو ہے وہ بھی طلب کر لیا ہے۔ ان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اب اس میں صرف ایک اسیسمنٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی تفصیلات نہیں دی گئی ہیں کہ ایٹ لیسٹ فل کورٹ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ایجنڈا کیا ہے۔ رائٹ، تو میری نظر میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بالکل صحیح کام کیا ہے کہ انہوں نے ایک فل کورٹ میٹنگ بلائی ہے، اینڈ آئی ایم سو ہیپی دیٹ ہی ہیز ڈن دیٹ، کیونکہ جو فارمر چیف جسٹس قاضی صاحب تھے انہوں نے اتنا ڈویژن پیدا کر دیا تھا اپنے ججز میں، اور کچھ ججز کو اس حد تک ٹارگٹ کیا تھا، اور میں تو یہ کہوں گا ابیوز کیا تھا، کہ یہ بہت ضروری تھا کہ سارے ججز بیٹھیں، اور یہی ڈیمانڈ بار کی اور لائرز کی فارمر چیف جسٹس صاحب کے ساتھ یہ تھی کہ آپ کے جو بھی ڈفرینسز ہیں اپنے ججز کے ساتھ فل کورٹ میٹنگ بلائیں اور یہ معاملات ڈسکس کریں۔ تو آئی ایم ویری ہیپی دیٹ دا current Chief Justice Yahya Saab has done that. I think they will discuss various issues, کیونکہ کوئی ایجنڈا ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پہ I think میسیجنگ یہ ہے کہ the current Chief Justice of Pakistan wants to take along all his judges, he values their opinion، اور یہ کلیئر میسیجنگ ہے حکومت کو کہ you cannot cause division between the Chief Justice of Pakistan and the rest of his judges. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا فیصل صدیقی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کلیئر میسج حکومت کو دیا ہے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے بائی ٹیکنگ دی اسٹیپس، تو اس کا مطلب 26ویں آئینی ترمیم جو کی گئی ہے اس سے عدلیہ میں تفریق نہیں آئے گی، اس کا جو امپیکٹ ہوگا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وہ ایک زیادہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، لیکن اگر آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ حکومت کے اس 26ویں آئینی ترمیم کرنے کے مقاصد کیا تھے، میری نظر میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جوڈیشل ریفارم سے، اور یہ جو فضول بحثیں ہو رہی ہیں اس آئینی ترمیم کے ٹیکسٹ کے اوپر کہ وہ اچھا ہے یا فضول ہے، وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے اس بات سے کہ سمجھا جائے کہ کیوں لایا گیا۔ اس کے 4 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کو سزا دینا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ کیا حکومت کے خلاف، اینڈ دے ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو اپوائنٹ ہم ایز چیف جسٹس، پہلا مقصد یہ تھا۔ جو دوسرا مقصد یہ تھا کہ ایک یہ جو نئی بینچ کریٹ کی گئی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز، اور اس جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی تھرو دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس کی کمپوزیشن جو ہے اب حکومت کے حق میں، تو یہ حکومت ان اے سینس
एग्जेक्टिव माइंडेड जजेस अपॉइंट करके इस बेंच में वो जजेस में डिवीजन क्रिएट करना चाह रहे हैं। और इनका ये ख्याल था कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम ले आएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह को सुपरसीड कर देंगे तो बाकी दो सीनियर मोस्ट जजेस रिजाइन कर जाएंगे। सो दिस वाज अ स्ट्रेटजी कि उनको रिजाइन करवाया जाए। और इनका ये भी खाम ख्याली थी कि याया अफरीदी साहब जो हैं वो शायद ये एक्सेप्ट ना करें पोस्ट, so they could have then appointed the fourth senior most judge. Okay. तो ये second strategy है to divide and rule. It's an old strategy और ये हुकूमत ये अडॉप्ट कर रही है 2022 से, जब से ये पहली दफा पावर में आई थी। जो तीसरी इनकी स्ट्रेटेजी है वो यही है कि मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 17 to either 21 or 23, which is a private member bill which is already pending in this नेशनल असेंबली या सेनेट में। और ये अपने जजेस जो हैं या तो डायरेक्ट वकीलों को अपॉइंट करेंगे जिसकी प्रोविजन मौजूद है, या हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे टू पैक द कोर्ट्स। और इनका लास्ट पर्पस ये है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन जाते हैं और ये अगर हुकूमत सक्सीड कर जाती है कि इन अ सेंस ये उनको पैक कर दे ज्यादा फ्रेंडली जजेस से, तो ये चाहते हैं कि ये जो रिजर्व सीट्स का जजमेंट है इसका रिव्यू हो जाए। अगर इसका रिव्यू हो जाता है तो इनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, फिर इनको ना मौलाना की जरूरत होगी ना किसी की जरूरत होगी, एंड देन दे विल पुश थ्रू 27th 28th constitutional amendment, and their purpose is to completely destroy the constitution and change its complexion. So ये है मकसद behind the 26th amendment. Lastly, I would like to ask you कि आजकल एहसन इकबाल साहब हों या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवीद कमर भी हमारे साथ थे, वो ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मुतनाज़ा तहरीक इंसाफ ने बनाया, क्योंकि वो कई जगह ऑन रिकॉर्ड और क्लोज हलकों में ये कहते थे कि 26 अक्टूबर के बाद हमारे जज आएगा और फिर गोया के जैसे उनके हक में फैसले दिए जाएंगे, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीज़न जो उनकी चॉइस में एक तरह से रुकावट बनी। देखिए, अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला हेयर से और गॉसिप पे करना शुरू हो जाए हमारी पॉलिटिकल एलीट, तो इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है कि जो स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली थे पंजाब की, उन्होंने कहा किसी महफिल में दो औरतें ये बात कर रही थी और उस जगह ये बात हुई। मैं इस पे क्या कह सकता हूँ कि क्या इस मुल्क के सारे बुनियादी फैसले गॉसिप पे होंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह जो भी उनके कैरियर को एग्जामिन करें, ही इज नॉट सिंपली द बेस्ट जज इन पाकिस्तान, वन ऑफ द बेस्ट, ही इज अ वर्ल्ड क्लास जज। ये वो शख्स है जो अगर दुनिया में कहीं होता, ये किसी भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी कंट्री का जज होता, वो क्या यूएस सुप्रीम कोर्ट हो या यूके सुप्रीम कोर्ट हो। और इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इसकी पॉलिटिकल एलीट ने एक ऐसे शख्स को खुद कंट्रोवर्शियल बनाया है बाय रिलाइंग ऑन व्हाट हेयरसे एंड गॉसिप। खुदा का खौफ करे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सिद्दीकी साहब फॉर बीइंग इन फोकस। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे मईशत के हवाले से भी। वेलकम बैक। इन फोकस हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर। आज बात करेंगे कैसर अहमद शेख साहब आपसे फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से। उनका भी रीसेंट बयान भी आया है कि FBI हरासा नहीं करेगा, और इसके साथ साथ नॉन फाइलर्स का भी उन्होंने जिक्र किया, और उनका ये कहना था कि उसको लीगल कवर देना होगा कि नॉन फाइलर्स ना तो जायदादें खरीद सकें और ना ही किसी किस्म की कोई गाड़ियाँ खरीद सकें, और ये इस्तिलाह भी वो ख़त्म करना चाहते जो कि वो कई बार कह चुके हैं। तो ये जो लीगल कवर देना है, तो उतनी ही बर्क रफ्तारी आप लोग क्यों नहीं इस मामले में दिखाते जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम में दिखाई गई हो, या दीगर जो आप लोगों को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर देख लीजिए, नैब तरामीम देख लीजिए, इलेक्शन एक्ट में तरमीम देख लीजिए। ये तो हमारा सबसे अहम मसला है जो टैक्स कलेक्शन का है, इसमें क्यों नहीं कानून साजी जल्द से जल्द हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया नकी से आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है। आपका भी तल्लक कराची से है और मेरा भी तल्लक कराची से है। तो मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आज से 37 ईयर अगो 1987 में प्रेसिडेंट रहा हूँ।
मकसद ये जो सवाल किया है ना, वो कोई इतना तेज़ रफ्तारी वाला नहीं है। देखिए, लोगों को हमने तैयार करना है। बहुत अरसे से नॉन फाइलर्स यहाँ हैं और ये एकदम इकानमी में या लोगों को बिल्कुल हमने करना है। मैं कहता हूँ कि नॉन फाइलर्स जो हैं उनको अब ख़त्म होना है और उनको वो जो टर्म है वो नॉन फाइलर है ही गलत। मैं भी एग्री करता हूँ सही। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, लेकिन ये देखिए कि हमने अपने बिजनेसमैन को भी समझा के साथ चलना है। हमने उन्हीं से रेवेन्यू लेना है ना, कि सबसे मुश्किल काम है किसी से टैक्स कलेक्ट करना। ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि मैंने सिर्फ कहीं वोट दे देना हो। वो हमने तो लोगों से डील करना है, लाखों लोगों से डील करना है और उनके मिजाज को भी तरबियत भी देनी है। हम बड़े अरसे से दे रहे हैं। सर, आप बहुत अरसे इनकम से टैक्स कर रहे हैं। वालों के ऊपर, यानी जो सैलरीड क्लास है, उनको तो ना तरबियत देते हैं, ना ही उनसे पूछते हैं, ना उनसे डिस्कस करते हैं, और उन पर तो ज़रूरत से ज़ायद का बोझ भी अपनी मर्जी से डाल देते हैं। जब ये बात बिजनेसमैन की आती है तो क्या समझाना है इनको? जो टैक्स चोरी है उसको तो आपको ख़त्म करना होगा। देखिए, मैं ख़त्म करना तो कितने अरसे से, मैं खुद 50 साल से ज़्यादा एफबीआर से रब्ता है मेरा। आज से 1980 में मैं जो है ना ये कमेटियों में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कमेटियों में चेयरमैन रहा हूँ और ख़ुद फाइनेंस कमेटी का आपको पता है नेशनल असम्बली की 2 बार चेयरमैन रहा हूँ। मसला ये जो आप कह रही हैं ना, देखिए ये इतना आसान नहीं है। आपके पास कंप्लीट हमें पूरा हमने करना है कि पूरा इसको डिजिटाइजेशन करना है। हमारे पास पहले तो अपने सारी इन्फॉर्मेशन हो ना, जो कहीं गलत हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। ये नहीं कि उसको डाटा वो भी चाहिए, दोनों जगह से तैयारी की ज़रूरत है। अच्छा। हम बिजनेसमैन को भी टैक्स नेट में आना है। टैक्स नेट में अगर वो आ भी रहे हैं तो उनको अपने अकाउंट्स को मुकम्मल करना है और एफबीआर को भी देखना है कि उनके पास सारी डिटेल्स हों। सही। ये कह देना तो बड़े बड़े अरसे से हम कह रहे हैं एफबीआर में कि हमारे पास सब लोगों की तफसील है। ये इतना आसान नहीं है। तो क्या गलत बयानी कर रहे हैं आप लोग कि एफबीआर में हमारे पास सबकी तफसील है? वजीर आजम भी बार बार ये कहते हैं कि डिजिटाइजेशन हो जाएगी, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ये आईएमएफ की जो डील है उससे पहले तो आप लोग बड़े एम्बिशियसली ये बातें कर रहे थे, और अब आपकी बात से मुझे लग रहा है ये वही कहानी है जो सदियों से चलती आ रही है इस मुल्क में। देखिए, वज़ीर आज़म साहब की नेक ख्वाहिशात हैं, उनका उस पर अमल करने के लिए पूरी कोशिश है, पूरी मेहनत से वो काम कर। लेकिन मैं एज अ बिजनेसमैन आपको बता दूं कि हम भी कोशिश करेंगे चैम्बरों से, एसोसिएशनों से आदमी को समझाने के लिए। लेकिन ये मैं कह दूंगा कैटेगोरिकली फौरी तौर पे अमल हो जाएगा या अमल किस हद तक होगा, देखना तो ये अमल होगा तो कितने परसेंटेज पे अमल होगा। लोगों के पास भी कई तरीके कार हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में यही होता रहा है। और आप टैक्स जो होता है ना, यानी किसी आप तनख्वाहदार से, जिस तरह आपने कहा, वो तो हर एक ने तनख्वाह लेनी है और उसकी जो एम्प्लॉयर है उसने फौरी तौर पे काट लेना है उसकी तनख्वाह, या गवर्नमेंट का जो दफ्तर है उसने काट लेना है। लेकिन ये जो बिजनेस का हमारे यहाँ पूरी ट्रांजैक्शन नहीं है ये डिजिटाइजेशन, और इसमें टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा सालों साल लगेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि कल हो जाएगा। शेख साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर। ये रवां हफ्ते हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि सिंगल डिजिट के अंदर डिस्काउंट रेट भी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एफबीआर हरासा ना करे, एफआईआर्स की धमकी ना दी जाए। और आज ही हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर का जो बयान हमारे सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि एफबीआर हरासा नहीं करेगा। हुआ क्या है इन बिजनेसमैन के साथ कि जिसके बाद आप लोगों ने ये कहा कि नहीं, हरासा नहीं किया जाएगा, और अब आप भी कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हम लिया करेंगे टैक्स, आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट करेंगे। इस तरह देखिए ना, ब्यूरोक्रेसी की एक अपनी सोच है। मैं बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरी फैमिली 140 साल से बिजनेस में है, और हम देख रहे हैं कि लोगों का मुमकिन, हमने बिल्कुल उनको समझा रहे हैं। टैक्स भी ज़्यादा ले रहे हैं, एक ही साल में 40% से ज़्यादा पहली बार हुआ है। ये तो आप फिगर निकाल लीजिए ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि टारगेट भी रखा गया हो। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन को ज़बरदस्ती या मजबूरन कहेंगे तो यहाँ से लोग चले जाएंगे। बिजनेसमैन के लिए ऑप्शन है कि वो कहीं भी दुनिया में जहाँ उसको बेहतर
बेहतर एडवांटेज है। और ख़ासकर अभी वो देख रही हैं दुबई वाले जो दे रही हैं सहूलतें दे रहे हैं, हमारे बहुत से कारोबारी लोग वहाँ चले गए। हम तो नहीं, जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है वो तो पाकिस्तान में ही बिजनेस करता है। सही कह रहे हैं, तो उनको समझाना होगा ताकि प्राइवेट वो यहाँ से चले ना जाए। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन पे मैं ज़रूर आपसे सवाल करना चाहूँगी कि बड़ी इसके लिए हवाले से कहा जा रहा था नागुज़ीर है, फ़ौरन करना है, SOEs की लिस्ट बना ली गई है और जो केयर टेकर सेटअप है उन्होंने सारी तैयारी PIA की कर ली है, आप लोगों ने भी आते ही यही कहा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का तो आगाज़ ही नहीं हो रहा अभी तक। नादिया नकी, निजकारी भी हर हुकूमत ने कोशिश की। निजकारी की कितनी 25 साल से हम मुसलसल देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री भी होती है, कोशिश भी होती है। ये हम बेहतर तरीके से अब कोशिश कर रहे हैं। SOEs को, मैं भी खुद उस कमेटी का फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ मेंबर हूँ। हम SOEs को एक एक को देख रहे हैं कि कौन सी कहाँ निजकारी किसको करना है, कहाँ बहुत असेंशियल है या बहुत ज़रूरी है जिसकी निजकारी नहीं हो, लेकिन ये हम करेंगे। आप लेकिन उसके बावजूद हमें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट देखनी है, मार्केट देखनी है। हमारे मुल्क में अभी बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट में, हमें आहिस्ता आहिस्ता उनको कॉन्फिडेंस आएगा। ये जो IMF का इतना बड़ा $7 बिलियन का, यानी अभी आप कहते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है बाहर के लोगों का पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए? इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि होना चाहिए। जो मुल्क की परसेप्शन है ना, वो यानी मुल्क में अब बेहतरी हो रही है। सिंगल डिजिट पे आपका इन्फ्लेशन आ गया है और हम सिंगल डिजिट को ग्रेजुअली हम इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं। अभी हो गया 17.5%, इंशाल्लाह जल्द ही और कुछ कम हो जाएगा। तो और रिजर्व्स हमारे बढ़ रहे हैं, IMF ने आपको फंड दे दिए हैं, आपका डॉलर, और सबसे बड़ी बात तो देखिए स्टेबिलिटी है और आपकी रिमिटेंस बढ़ रही है। रिमिटेंस हमारी जो है वो 20% पिछले साल से बढ़ गई है, जो पाकिस्तानी ने वहाँ पर। ये कॉन्फिडेंस है जो इस कंट्री पे, इस मुल्क पे कॉन्फिडेंस आएगा। प्राइवेटाइजेशन में भी हम कुछ कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, ये बड़े प्रॉफिटेबल है, कोई उसको नुकसान नहीं होगा जो प्राइवेटाइजेशन में आएगा ना। बात लेकिन आपने दुरुस्त बात कही कि अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है जिसकी वजह से अभी तक आप लोग इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं। आखिर में सियासी सवाल पूछना चाहूँगी, आप काबीना का हिस्सा भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा हैं। जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम अब आ गई और आप लोग चाहते थे, उसकी वजूहात आप लोगों ने बयान की थी, तो अब क्या हम ये समझें कि हुकूमत और ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह से अदलिया और ख़ुसूसन जज साहिबान पर तनकीद करती थी, अब ये तनकीद नहीं होगी क्योंकि अब अदलिया के मामलात आप लोगों ने दुरुस्त कर लिए हैं? ये हम यही समझते हैं, देखिए कि हर इदारे को अपनी फील्ड में रह के काम करना है। ये क्या कुछ होता रहा, अदलिया जिस तरह सियासत के मामलात में इंटरफीर करती रही, कई मिनिस्टर छोटी छोटी बात पे कई प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया। तो हम ये महसूस करते हैं कि अदलिया में काफ़ी रिफॉर्म्स जो ये हुई हैं, इससे इंशाल्लाह देखिए हम तो चाहते हैं कि अदलिया अपने तौर पे काम करे और उसको खुल के मौका मिले काम करने का, लेकिन एक अपने अपने दायरा कार में हर कोई रहे ना, जिसका जो दायरा कार है वो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का है, हमारी असम्बलियों का है, पार्लियामेंट का है, अदलिया का है, हमारी एग्जीक्यूटिव का है, तो तभी काम हो सकता है ना। हमारे मुल्क में इतनी कामयाब नहीं हुए जो हमने मुख्तलिफ तजर्बे किए, डेमोक्रेसी जिस तरह हुई तो कामयाब तो हुई नहीं, और ना आम आदमी को उसका बेनिफिट मिला। देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो बस 26वीं आईनी तरमीम ने कम अज कम वो जो आप दायरा कार बनाना चाहते थे कि सब दायरे में रहकर काम करें, अब आप लोग पर उम्मीद हैं कि ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस कैसर अहमद शेख साहब। तो वक्त ख़त्म होता है, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।